अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं उस स्टोरी का नाम है बिंगो, जिसको तारिक रहमान ने लिखा है। ये तारिक रहमान की एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है जिसको 1971 के वॉर के टाइम पीरियड के ऊपर लिखा गया है। तो ये 1971 की वॉर के ऊपर बेस्ड कर रही है। इस वॉर में क्या हुआ था इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग टाइटल की सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। टाइटल जो है इसका बिंगो है। बिंगो बेसिकली एक गेम है और आपको इस गेम का पता होगा कि इसमें क्या होता है। इसमें बॉल्स को रोटेट किया जाता है, फिर सामने एक नंबर आता है उस बॉल से, और जो नंबर आता है आपके पास कार्ड्स होते हैं, आपने उन कार्ड के ऊपर वो नंबर मार्क कर लेना होता है। और जब आपकी एक सीरीज बन जाती है तो इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स आप वो जीत गए। जैसा कि हम कहते हैं ना टिक और क्रॉस, 3 टिक इकट्ठे हो गए तो इट मीन्स यू आर विनर। इस तरह से एक लिस्ट के अंदर नंबर होते हैं, वो नंबर इकट्ठे हो गए तो इट मीन्स आप जीत गए हो। ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दो पार्ट हैं, एक है वेस्ट पाकिस्तान, एक है ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। अब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान में 1971 का टाइम पीरियड है, वोट होते हैं, इलेक्शन हो गए। इलेक्शन जब हुए उसमें जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे उनको ज्यादा वोट मिले, तो असूलन इन्होंने लीडर बनना था। ठीक है। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं बनने देंगे। इन्होंने रिवोल्ट किया और इनको लीडर बनने नहीं दिया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, बिंगो के अंदर चीटिंग हो गई। बिंगो के अंदर चीटिंग किस तरह से हुई कि ईस्ट पाकिस्तान वालों ने अपने ज्यादा नंबर्स पूरे कर लिए, और बिंगो का रूल क्या है, जिसने ज्यादा नंबर पूरे कर लिए वो जीत जाता है। जबकि वेस्ट पाकिस्तान वालों के नंबर कम थे ईस्ट पाकिस्तान वालों के मुकाबले में, तो इट मींस क्या हुआ, जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे वो हार गए। लेकिन फिर भी हारने के बाद उन्होंने इस चीज को नहीं माना और फिर ईस्ट पाकिस्तान वालों के साथ रिवोल्ट शुरू कर दिया। इतनी कहानी क्लियर हुई है आपको। तो इस कहानी को हम लोग इस स्टोरी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको फर्दर मॉडिफाई करके बताऊंगी जब मैं आपको 1971 की वॉर के बारे में बताऊंगी। तो बेसिकली हम देखेंगे इस स्टोरी के अंदर ईस्ट पाकिस्तान का एक करेक्टर है, उस करेक्टर का निक नेम बिंगो है। ठीक है। लोग उसको बिंगो कह के पुकारते हैं, इट मींस लोग उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल वे में उसको बुलाते हैं, उसको डिसग्रेस करते हैं। और ये कौन से लोग होते हैं, ये वेस्ट पाकिस्तान के लोग होते हैं। अभी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगी ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब वो जो करेक्टर जिसका नाम बिंगो रखा गया ना, उसका रियल नेम है तजस्सुर। ठीक है। तजस्सुर जो है वो उसका रियल नेम है। तजस्सुर बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करता है। स्टोरी में इसकी नेचर जो है बड़ी कैजुअल सी दिखाई गई हुई है, और दिखाया गया कि जो मीटिंग्स होती हैं आर्मी के अंदर, ये उन मीटिंग्स को प्रॉपर वे में अटेंड नहीं करता, और इसके बेटर मार्क्स भी नहीं आते इसके एग्जाम्स के अंदर। हर चीज में ये लेट होता है। इसकी एक सिस्टर है, उसका नाम आमिना है, और इसके साथ में इसकी मदर है। ये बहुत आउटस्पोकन करेक्टर है, समटाइम्स बिटर भी हो जाता है, लेकिन बहुत काइंड और जेनरस है, जिसको थ्रू एंड थ्रू स्टोरी के अंदर बिंगो कहा जाता है। और ये ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करता है, और प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है। सॉरी, प्रेजेंट टाइम में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाता है। ये हो गया हमारा एक कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर है हमारा सफीर का। सफीर जो ये स्टोरी का नरेटर भी है और ये तजस्सुर का फ्रेंड भी है। ये और तजस्सुर दोनों एक साथ मिलिट्री एकेडमी के अंदर है। सफीर जो है ये वेस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करता है और तजस्सुर ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करता है। इन दोनों कैरेक्टर्स के थ्रू राइटर ने ईस्ट एंड वेस्ट दोनों का कंपैरिजन दिखाया है। राइटर ने दिखाया है कि जो सफीर है ये एक इंटेलेक्ट मैन है, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है तजस्सुर से, और ये बड़े इजीली बहुत अच्छे वे में गुड पोजीशन के साथ ये पास आउट होता है, और ये वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। ईस्ट पाकिस्तान के लिए इसके अच्छे व्यूज नहीं है, और ईस्ट पाकिस्तान के लिए भी बिंगोस का वर्ड यूज किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग स्टोरी में देखते हैं कि जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर वेस्ट पाकिस्तान जब अटैक करने के लिए आता है तो सफीर भी वहां पे प्रेजेंट होता है। लेकिन बाद में सफीर को प्रिजनर बना दिया जाता है, और जब सफीर प्रिजन के अंदर होता है तो उस टाइम तजस्सुर जाता है, जाकर उसकी हेल्प करता है और हेल्प करके उसको फ्री करवाता है प्रिजनर से। फिर फ्री होकर वो तजस्सुर के साथ स्टे करता है
उसके घर रहता है 4 डेज के राउंड अबाउट। और इसी ड्यूरेशन में जब इसको फ्री किया जाता है, मींस सफ़ीर वापस अपने घर जा रहा होता है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर पाकिस्तानी सोल्जर्स एंटर होते हैं तजस्सुर के घर पे और अटैक करके सबको मार देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सफ़ीर और तजस्सुर के थ्रू 2 कंट्रीज को मेंशन किया गया, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, और उनके ट्रीटमेंट को यहाँ पे रेफर किया गया है। अब हम बात करते हैं इस स्टोरी के कुछ थीम्स की। वैसे तो बहुत से थीम्स है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर रही हूँ, जैसा कि पॉलिटिक्स आ गया, इग्नोरेंस दिखाई गई पॉलिटिक्स की, यहाँ पे रॉन्ग यूज ऑफ पावर दिखाया गया, ऑपरेशन दिखाया गया, सब्जुगेशन दिखाया गया, और इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन, रेसिज्म, वॉर, ये कुछ थीम्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी थीम्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स के नेम मेंशन कर दी हैं। अब मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करती हूँ कि 1971 में एक्चुअली में हुआ क्या था। दरअसल 1970 की बात है। 1970 के अंदर इलेक्शंस हुए थे। उसमें ईस्ट पाकिस्तान में से शेख मुजीबुर रहमान थे, अवामी पार्टी के लीडर, और वेस्ट पाकिस्तान में से जुल्फकार अली भुट्टो थे, पाकिस्तान पीपल पार्टी के लीडर। अब जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद 169 में से 167 सीट्स जो थी वो मिल गई ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि मुजीबुर रहमान साहब को, जो कि अवामी लीग के मेंबर थे, मतलब के लीडर थे। और 144 सीट्स में से 88 सीट्स मिली जुल्फकार अली भुट्टो को, जो कि वेस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब असूलन जो जीते, ज्यादा सीट्स मिली ईस्ट पाकिस्तान वालों को और कम सीट्स मिली वेस्ट पाकिस्तान वालों को। अब ईस्ट पाकिस्तान वालों ने कहा था कि उनकी हुकूमत कायम की जाए, उनकी लीडरशिप को लाया जाए, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे उन्होंने इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। और इस टाइम पे जनरल याहिया थे, वो कहते कि मैं अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है, कुछ गलतियां हो गई यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो से, कुछ गलतियां यहाँ पे हो गई जनरल याहिया से। उन गलतियों की बेस पे फिर पार्टीशन होना पड़ी। अब ये पार्टीशन कुछ इन रीजन की वजह से नहीं हुई थी, एक डिटेल रीजन है, मैं उनको वन बाय वन डिस्कस करती हूँ, क्योंकि स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के लिए बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। अब जब वेस्ट पाकिस्तान ने इनकार कर दिया ईस्ट पाकिस्तान को पोजीशन देने से, लीडरशिप देने से, तो इस ड्यूरेशन पे फिर शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने अपनी एक सेपरेट तहरीक स्टार्ट कर दी, जिससे सिविल वॉर स्टार्ट हुई। सिविल वॉर से क्या हुआ, ब्लडशेड हुआ, मर्डर हुआ, लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया, हड़तालें शुरू हो गई। ठीक है, जितने भी वहां पे कोर्ट्स थे उनका बायकॉट कर दिया गया। इसके अलावा जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। और इन सब कंडीशंस पे कंट्रोल करने के लिए जनरल टका खान को मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया। मशरकी पाकिस्तान मींस ईस्ट पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन थी वो अंडर कंट्रोल नहीं आई। और जो शेख मुजीबुर रहमान थे, ये बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 23 मार्च 1971 को अपने घर के ऊपर ना बांग्लादेश का झंडा लगा दिया। और बांग्लादेश का झंडा लगाने की वजह से जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको जब अरेस्ट किया गया, इसके बाद जो हालात थे, कंडीशंस थे, और ज्यादा खराब हो गए थे। फिर जो सिविल वॉर थी वो और ज्यादा पीक पे पहुंच गई। फिर इंडिया भी आगे बढ़ गया। इंडिया ने भी ना क्या किया, इंडिया ने जब देखा कि पाकिस्तान की तो इस तरह से पार्टीशन हो जाएगी, ईस्ट इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान की, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, तो इंडिया ने भी ना आके अवामी लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और कुछ इंडिया ने अपने लोग भी ना ईस्ट पाकिस्तान में भेज दिए। और वो इंडियंस जो मेंबर्स थे वो आकर मुक्ति बाहनी नाम के जो मेंबर्स थे ना, उनके साथ मिल गए। उन्होंने आकर जो पाकिस्तानी फौज थे उनके ऊपर, और जितने भी कॉमन पीपल थे ना, जो आम शहरी थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद थाउजेंड्स के करीब जो ईस्ट पाकिस्तानीज थे, उन्होंने इंडिया की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट कर दी। और इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्हें कहा गया जो माइग्रेट करके आए हैं लोग, इनकी हेल्प करना चाहते हैं, और इनकी हेल्प का कहकर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। और फिर उस ड्यूरेशन में ना तो अर्थली कोई कॉन्टेक्ट हो सका, ना कोई हवा के थ्रू, कहते नहीं है एयर के थ्रू कॉन्टेक्ट करना, वो भी नहीं हो सका। अब क्या हुआ, अब इस बेस पे क्योंकि कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कोई भी फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया गया, जिस बेस पे जो पाकिस्तान की फौज थी
उनको अपने हथियार डालना पड़े, सरेंडर करना पड़े। और इस तरह क्या हुआ, जो इंडिया था वो अपने जो उसका एम था, अपना मकसद था, उसमें कामयाब हो गया। और इस तरह से 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान एक सेपरेट मुल्क डिक्लेयर हो गया, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। तो ये एक सिनारियो था बांग्लादेश बनने का। इसके अलावा कुछ कॉजेस भी हैं, जैसा कि अयूब खान का डिक्टोरियल एरा। जब अयूब खान आया था, उसने 10 इयर्स तक पाकिस्तान के ऊपर अपना कितनी स्ट्रिक्ट किस्म का रूल करना, वैसी सूरत हाल उसने कायम की थी अपनी, कि हर जगह उसने हंगामी सूरत हाल क्रिएट की हुई थी। फिर है लैक ऑफ नेशनल लीडरशिप, जिसके अंदर हमने देखा कायद आजम और लियाकत अली खान के बाद कोई भी सिंसियर लीडर हम लोगों को नहीं मिला। फिर है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। फिर नेगेटिव रोल ऑफ हिंदू टीचर्स, के जो हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पे जितने भी टीचर्स थे वो बेसिकली हिंदू टीचर्स थे, और वो अर्ज करते थे लोगों को कि आप डिवाइड करवा लें, क्योंकि जब तक आप अलग नहीं हो जाते तब तक आपको आपके प्रॉपर रूल्स नहीं मिलने वाले। फिर है इशू ऑफ बंगाली लैंग्वेज। ये इशू ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था, लेकिन अगेन जब पार्टीशन की बात की गई तब दोबारा से इस इशू को रेज किया गया था। फिर एक कॉज थी प्रोविंशियल प्रेजुडाइसेस, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी टोटल आबादी जो थी, पॉपुलेशन, वो 56% थी। तो इसलिए चाहते थे वो लोग कि उनको ज्यादा सुपरमेसी दी जाए। फिर था 6 पॉइंट्स फॉर्मूला ऑफ मुजीबुर रहमान। उन पॉइंट्स के अंदर जो मुजीबुर रहमान ने पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे, निकात प्रेजेंट किए थे, उसके अंदर एक सेपरेशन की भी बात की थी। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेशन की बात की थी। और तब उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक वेस्ट पाकिस्तान की जो हम गुलामी कर रहे हैं ना वो खत्म नहीं ना हो जाती, तब तक हम लोग खुशहाल नहीं रह सकते। ठीक है। फिर एक कोर्स थी भुट्टो और मुजीब के डिफरेंसेस। ऐसा था कि मुजीबुर रहमान और जुल्फकार अली भुट्टो के अपने इख्तलाफात थे, पर्सनल जो उनके इख्तलाफात होते हैं वो थे। इनको खत्म करवाने के लिए बाकायदा इनकी मीटिंग भी करवाएगी, लेकिन इस इशू को सोल्व नहीं किया जा सका। और उसके बाद 3 मार्च 1971 पे ढाका के जो स्टेज था, ढाका की जो ओकेजन था, वहां पे इन्होंने रिजेक्शन कर दिया था नेशनल असेंबली का। फिर इसके बाद जो है वो रीजनल लेवल की बात की जाए तो जो बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है, इनके दरमियान में जो फासला था वो भी बहुत ज्यादा था। और इन कॉजेस के अंदर एक कॉज थी इंडिया की मिलिट्री इंटरफेरेंस, क्योंकि जब 1947 में पाकिस्तान सेपरेट हो गया था तब से इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान को किस तरह ना कमजोर कर दिया जाए, वीक कर दिया जाए। और फिर जब ईस्ट पाकिस्तान वाले माइग्रेट करके इंडिया गए थे तो इन्होंने उनकी प्रोटेक्शन का बहाना बनाकर मुक्ति बहानी के नाम पर बहुत से अपने लोगों को वहां पे भेजा, और जिसपे उन्होंने मशरी यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में एंटर हो गए थे और उन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। और वहां पे कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं था, इसी बेस पे जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी उनको सरेंडर करना पड़ा। और इसी बेस पे 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश सेपरेट स्टेट बन गया। ठीक है, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट नेम बांग्लादेश के सामने के नाम से सामने आया। तो ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आई होप कि आपको ये बैकग्राउंड क्लियर हो चुका होगा और टाइटल भी अब आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस स्टोरी की। स्टोरी का जो नरेटर है ये सफीर है, जो वेस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करता है। वेस्ट पाकिस्तान मींस प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट पाकिस्तान है इसको कहते हैं। ठीक है, सफीर वेस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है और ये बता रहा है, जब स्टोरी नरेट करता है, कहता है कि इतनी डिफिकल्ट रूटीन थी हमारी जब हम लोगों ने इस एकेडमी को, मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया। कहता हम लोग को आधी आधी रात हाफ पैंट्स के अंदर कोल्ड वेदर में खड़ा होना पड़ता था। और इसके बाद जो है हम लोगों की बड़ी सडिस्टिक रूटीन थी, और उसके बाद हम लोग अपनी रूटीन को एंजॉय भी करते थे। कहता जब मैं एसजीसी बना ना, उसके बाद जो है मुझे मेरे कैडेट्स को स्टैंड अप करना था, मुझे मेरे अपने मार्क्स को हाई करना था, अपने ग्रेड्स को अप करना था, और मुझे सुबह सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता था। कहता अगर हमारी मिलिट्री के अंदर कोई भी लेट होता तो उसको इडियोटिक कंसिडर किया जाता। कहता जहां हम सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था, टाइम पे उठना पड़ता था, टाइम पे हर चीज ज्वाइन करना पड़ती थी, वहां पे मेरा एक दोस्त था जो कि ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करता था। उसका नाम तजस्सुर था। तजस्सुर था जो था ना, ये एक इडियट पर्सन कंसिडर किया जाता था। क्योंकि ये मिलिट्री के अंदर होने वाली किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेता था। जैसा कि तजस्सुर को कोई परवाह ही नहीं थी किसकी, मिलिट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस की।
वो अपने कैडेट्स को, जो अंडर ट्रेनर होते हैं ना, कैडेट कहते हैं उस ऑफिसर को जो कि अंडर ट्रेनी हो, ठीक है, अभी सीख रहा हो, लेट उठाता था क्योंकि इतना पंक्चुअल नहीं था वो। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सफीर था अपने कैडेट्स को टाइम पे उठाता था, क्योंकि उसने मेंशन किया कि लेट उठना और लेट उठाना ये क्या इडियोटिक कंसीडर किया जाता था। तो नरेटर यानी कि सफीर बताता है फर्दर इसके बारे में कि मिलिट्री डिसिप्लिन के बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं चलता था, ये बहुत केयरलेसली चलता था, ये बहुत ज्यादा बोलता था, और इस तरह के पर्सन को बर्दाश्त करना ना बड़ा मुश्किल था, और बहुत ज्यादा सोता था ये। मोस्टली जो सीनियर्स थे वो तजस्सुस को ना सिसी कह के बुलाते थे, यानी कि कॉवर्ड किस्म का, एक बेबी किस्म का बच्चा जो कि रोता रहता हर वक्त, ठीक है, गर्लिश फीचर्स थे इसके। और वो कमेंट किया करते थे ही वॉज फिट टू बी अ हीरोइन। तो थ्रू आउट पता लग रहा है इसको कितना ह्यूमिलेट किया जा रहा है मिलिट्री के अंदर। फिर बताता है नरेटर कि अगर ड्रिलिंग की बात की जाए तो मैं उसमें बहुत अच्छा था, लेकिन तजस्सुस उसके अंदर अच्छा नहीं था। अब सब ने इसको एक बेटर सोल्जर बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन फिर भी ये अपनी रूटीन के ऊपर स्ट्रिक्ट था और इसका मेन इंटरेस्ट सिर्फ जोक्स की तरफ था। फिर राइटर कहता है कि जब भी हमारी ड्यूटी खत्म होती थी तो हम लोग ना एक डांस किया करते थे और फजूल फजूल एक्टिविटीज में अपना टाइम जाया किया करते थे। फिर नरेटर कहता है कि इसने ना अपने एग्जाम्स के अंदर 20th पोजीशन गेन की थी, सिर्फ और सिर्फ अपने ओरल एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश एंड डिस्कर्सिव एबिलिटीज की बेस पे। और जैसे ही हम पास हुए तो जितनी भी चीजें थी, जितने सर्कमस्टांसेस थे, सबके सब ना तजस्सुर के अगेंस्ट थे, क्योंकि तजस्सुर जो था वो बिंगो था और उस टाइम पीरियड पे ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा था और ईस्ट पाकिस्तान की डिमांड थी कि उसको सेपरेट कर दिया जाए वेस्ट पाकिस्तान से। तो हम इसी बेस पे ना इसको ट्रेटर कहा करते थे, गद्दार कहा करते थे, और कहते थे कि ये ना शेख मुजीबुर रहमान का अलाया है, मीन्स से उसका सपोर्टर है, ये उसको सपोर्ट करता है, उसके साथ मिला हुआ है। लेकिन कभी भी तजस्सुर ने हमारी बातें सुनने के बाद कोई भी कमेंट नहीं दिया, कोई भी रिमार्क नहीं दिया, कभी उसने किसी भी बात का माइंड नहीं किया, एज ही वॉज अ किड एंड किड्स डू नॉट माइंड पॉलिटिक्स। फिर नरेटर कहता है कि वो दिन आ गया जब हम लोग सारे पास हो गए, निकल गए वहां से, और कहता है मैंने सोचा कि तजस्सुर जो है ना वो आर्मी के डिसिप्लिन के लिए ना शेम क्रिएट करेगा, क्योंकि इसको तो आर्मी लाइक कोई भी डिसिप्लिन नहीं आता, ये एक इनडिसिप्लिन पर्सन है। तजस्सुर कहता है कि व्हाट ही लाइक टू डू ही विल डू इट। और इसके बाद इन दोनों की स्टेशन की तरफ एक ड्यूटी होती है और उस ड्यूटी के लिए स्टेशन पहुंचते हैं। जब ये वहां पे पहुंचते हैं स्टेशन में तो बड़ा हरी और टेंशन सी क्रिएट हुई होती है वहां पे। कैप्टन मकसूद नेम का एक कैप्टन होता है वहां पर, जो इन सबको ऑर्डर देता है कि आप लोगों ने अपनी यूनिफॉर्म आर्मी के अंदर रहना है और आपने अपनी एक जेंटल लुक रखनी है, आप लगे कि आप आर्मी के एक पर्सन हो। जिस बात का मतलब ये था कि आप लोगों ने अब जंग के लिए तैयार होना है। और जब ये सारी मीटिंग कर रहा होता है कैप्टन मकसूद, तो तजस्सुर वहां पे लेट पहुंचता है। जब ये वहां पे लेट पहुंचता है तो फिर कैप्टन मकसूद रिब्यूक करता है, उसको डांटता है और साथ में उसको एडवाइस भी करता है। फिर नरेटर बताता है कि कुछ देर बाद ना हमारे वहां पे सीओ भी आ जाते हैं, कमांडर ऑफिसर। जब आते हैं तो अपना लिटिल इंट्रोडक्शन करवाते हैं सफीर और तजस्सुर को, और ये भी तजस्सुर को कुछ ना कुछ एडवाइस देते रहते हैं। फिर उसके बाद कुछ मिलिट्री और पर्सनल इंफॉर्मेशन और आइडियाज शेयर किए जाते हैं। फिर सब जो सोल्जर्स हैं वो मिलकर, जितने भी वेरियस सोल्जर्स हैं और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन तजस्सुर जो है उस टाइम पे खामोश होता है। फिर अचानक तजस्सुर बोलता है, कहता है पीपल हैड टू फाइट व्हेन दे वर ओप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड, कि लोगों को जब ओप्रेस किया जाए, जब एक्सप्लॉइट किया जाए तो लोगों को लड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। और जैसे ही तजस्सुर ये बात करता है तो जितने भी वहां पे लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि इसने ये क्या कह दिया। तजस्सुर का व्यू ये था कि ब्रेवरी यानी कि बहादुरी तभी अच्छी है जब इसको किसी वजह के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर इसको लोगों के लिए एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किया जाए तो ये एक इविल चीज है। कहता है that bravery was only good if is used for a just cause, and if it is used to exploit people it is evil। अब ये बात सुन के जो सीईओ होता है उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी एक्सप्रेस किए बगैर, अपना गुस्सा शो किए बगैर वहां से चला जाता है। बट जो वहां पे मकसूद नाम का पर्सन होता है, कैप्टन मकसूद, वो गुस्से से बात करता है तजस्सुर से, कहता है हाउ डेयर यू
speaks so insolently before the CO. तजस्सुर जवाब देता है, I merely expressed my opinion. तो ये तो कैजुअली बात कर लेता है, लेकिन सफीर इसको थ्रू आउट स्टोरी जब भी इसकी बात होती है इससे इसको समझाता रहता है तजस्सुर को कि ना जितने हमारे एल्डर्स होते हैं ना, जो सीनियर्स होते हैं, हमें उनके सामने उनसे कैजुअली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आर्मी के अंदर सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना नेसेसरी होता है। फिर तजस्सुर चला जाता है अपने कमरे में और जाकर ये सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो सीईओ है ना, सीईओ सबको बुलाता है और कॉन्फ्रेंस अरेंज करता है और वहां पे ना जो बॉर्डर्स की कंडीशंस है ना, उस बॉर्डर की कंडीशन के अबाउट ब्रीफ करता है कि वहां पे ऐसा ऐसा हो रहा है। अब जब सारी ये सूरत हाल चल रही है, सिचुएशन के अंदर जो तजस्सुर है ना, वो साइकोलॉजिकली अलूफ रहता है, मीन्स टू से डिस्टेंट रहता है, डिटैच रहता है, वो फ्रेंडली बिहेव नहीं करता, वो उनके साथ अटैच नहीं फील कर पाता। फिर उसके बाद वो बातें करना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को जितने बिंगोस फ्रेंड्स हैं उनको मार देना चाहिए। बिंगो रेफर टू बांग्लादेश के लोग, ठीक है। और जब इस बारे में वो सोचते हैं कि उनको बिंगो के जो फ्रेंड्स हैं उनके, यानी कि जो बांग्लादेशी लोग हैं, उनको जब मारना पड़ेगा, उनको इस चीज का दुख भी होता है। अब सफीर है वो कहता है, माई कॉन्शियस सेज दैट किल द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, कि मेरा कॉन्शियस जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है वो कहता है कि जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको मार दिया जाए। तजस्सुर कहता है, दैट इज प्रोपेगेंडा। बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर बीटन बाय द ब्रिटिश एंड नाउ बाय आवर ओन गवर्नमेंट। कि ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आजादी से पहले हम लोगों को ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा मारा था और अब हम लोगों को हमारी ही गवर्नमेंट एक्सप्लॉयट कर रही है। अब इसके बाद सिचुएशन जो है वो इंटेंस हो जाती है, बिंगोस को बड़ा ज्यादा मारा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसा होता है कि सफीर जो है वो सोचता है जितने भी बिंगोज हैं वो रेस ऑफ स्लेव्स हैं। बिंगोज रेफर्स टू, मैंने आपको बताया, बांग्लादेश। जितने भी इनको जहां पे भी बांग्लादेशी नजर आते हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं, जहां पे इनकी खबर सुनते हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं, जहां पे इनको मिलिट्री गायज वर किल्ड पता लगता है कि इनके मिलिट्री के जो गायज थे वो मारे गए हैं, वहां पे भी ये उनको मारना शुरू कर देते हैं। मीन टू से कत्लेआम शुरू हो चुका हुआ है यहाँ पे। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन इन लोगों को ऑर्डर दिए जाते हैं कि जो विलेज है द मुक्तीज, इस विलेज को क्लियर कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। सफीर को वहां पे इंचार्ज किया गया, इन्होंने विलेज के ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद क्या हुआ, इनके ऊपर काउंटर अटैक हुआ और काउंटर अटैक के बाद सफीर जो है वो अनकॉन्शियस हो गया। और जब उसको कॉन्शियस यानी अपनी कॉन्शियस स्टेट में वापस आता है, बेहोशी से वापस आता है, तो देखता है कि वो प्रिजनर बन चुका हुआ है। अब उसके बाद जब ये बिंगोस यानी कि जो बांग्लादेशी हैं उनके साथ इसको भी कैद कर लिया गया है, वहां पे इनकी हीटेड कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है टू डिफरेंट नेशंस के अबाउट, उनकी गवर्नमेंट्स के अबाउट। और उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि जो सफीर है ना उसको नेक्स्ट डे मार दिया जाएगा। अब सफीर जो है वो रिकॉल्ड करता है, याद करता है तजस्सुर को और अपने जो उसके हैप्पी मोमेंट्स गुजरे हैं तजस्सुर के साथ, उन सबको रिकॉल करता है। लेकिन जब एग्जीक्यूशन का डे आता है, यानी कि जिस टाइम पे सफीर को अब सजाए मौत देनी है, मार दिया जाना है, उस टाइम पीरियड पे क्या होता है, दरवाजे पे दस्तक होती है। जब डोर नॉक होता है तो फेमिलियर वॉइस को सुनाई देती है, मींस टू से इसके दोस्त की आवाज। तजस्सुर होता है, तजस्सुर वहां पे आता है, आके सफीर को रेस्क्यू करता है। अब सफीर जो है बड़ा डिलाइट फील करता है इस चीज के ऊपर कि उसको बचा लिया गया है इसके क्रिटिकल मोमेंट के अंदर। इसके जब खतरनाक सूरत हाल चल रही है लाइफ के अंदर, जब ये बिल्कुल डेथ के करीब था, तो तजस्सुर ने आके इसको रेस्क्यू किया, इसको बचाकर वो अपने साथ घर ले चुका हुआ है। अब सिविल वॉर जो थी वो खत्म होने वाली थी, पाकिस्तानी सोल्जर्स जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था और ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन चुका था। अब क्योंकि जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था तो इस सूरत हाल में सफीर का वापस जाना खतरनाक था। तो इसलिए ना तजस्सुर ने ना सफीर को अपने साथ अपने घर में रख लिया कुछ डेज के लिए। तजस्सुर के साथ उसकी सिस्टर आमिना और उसकी मदर भी थी। उन्होंने बड़ा वेलकम किया इसको, बड़ा पोलाइटली वेलकम किया सफीर को, इसको बड़े अच्छे वे में ट्रीट भी किया, इसका ख्याल रखा, इसको खिलाया पिलाया। और उसके बाद जब तजस्सुर का पाकिस्तान जाने का टाइम आ गया ना, सॉरी सफीर का जब पाकिस्तान वापस जाने का टाइम आया तो इसकी मदर ने, तजस्सुर ने, उसकी सिस्टर ने इसको गिफ्ट भी दिए। अब इसके बाद क्या होता है, ये जब छोड़ने लगता ही है उनके घर को, तो कुछ सोल्जर्स का बैंड एंटर होता है इनके घर के अंदर, किसके, तजस्सुर के घर के अंदर। और आके क्या करता है, वो उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर अटैक करता है और वो सोल्जर्स अटैक करके इनकी फैमिली को खत्म कर देते हैं। अब वहां पे कोई भी मदर नहीं रही, कोई भी सिस्टर नहीं रही, ना ही तजस्सुर रहा। शफीर जो वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि रुक जाओ, तुम लोग ऐसा मत करो, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। वो जो आर्मी के मेंबर होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो अटैक कर देते हैं उनके ऊपर, उनको मार देते हैं।
तजस्सुर की जो सिस्टर थी उसको रेप किया गया, उसको मार दिया गया। अब उसकी जो माँ थी ये सब कुछ देखते हुए अपने बालों को जोर जोर से खींचने लग पड़ी। अब सफीर उसकी माँ को इस हालत में नहीं देख पा रहा था, उसके साथ आंखों से आंखें मिलाकर नहीं देख पा रहा था, तो सफीर ने खुद तजस्सुर की माँ को गोली मार दी। और अब क्या हुआ? नथिंग मैटर्ड नाउ। कुछ भी नहीं मैटर करता था। तजस्सुर, उसकी बहन और उसकी माँ मर चुकी थी। पाकिस्तान जो है वो सरेंडर कर चुका था। बांग्लादेश फ्री हो चुका था एट द एक्सपेंस ऑफ सो मेनी इनोसेंट लाइव्स। तो यहाँ पे ये स्टोरी हो जाती है एंड। और इस स्टोरी की एंडिंग पे अगर हम सिंबल्स की बात करें तो दोनों करेक्टर तजस्सुर और सफीर ग्रेट सिंबॉलिक करेक्टर है। तजस्सुर रिप्रेजेंट कर रहा था बांग्लादेश को और साथ में सफीर जो है रिप्रेजेंट कर रहा था वेस्ट पाकिस्तान को। वेस्ट पाकिस्तान मींस पाकिस्तान को। और राइटर इस स्टोरी के थ्रू कन्विंस करना चाह रहा है कि अगर उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो गलतियां ना कर दी तो तब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे होते, सेपरेट ना होते। और पाकिस्तान अगर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे होते तो ये एक स्ट्रोंगर नेशन होती और बहुत प्रोडक्टिव होती। जो स्टोरी के थीम्स थे वो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट पे मेंशन कर दिए हुए हैं। सिंबल्स मैंने आपको बता दिया, दो ही इंपॉर्टेंट है। टाइटल सिग्निफिकेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। आई होप ये लेक्चर, ये समरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।